एक बार कमल अपनी पत्नी रीता के साथ बैठा चाय पी रहा था। तभी रीता की नजर एक छिपकली पर पड़ती है और वो डर जाती है। रीता कमल से कहती है, कमल मुझे बचाओ कमल। कमल भी घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ रीता, क्या हुआ? हार्ट अटैक आया है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कमल की बात सुनकर रीता गुस्से में बोलती है, हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मुझे हार्ट अटैक आए और मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी छाती पर मूंग दल के ही मरूंगी, समझे? छिपकली है छिपकली। रीता की बात सुनकर कमल हंसने लगता है और बोलता है, क्या कहा? छिपकली? तुम तो ऐसे डर रही थी जैसे तुमने कोई डायनासोर देख लिया था। रुको, मैं भगाता हूँ। कमल फिर छिपकली को भगा देता है और अगली सुबह कमल काम पर चला जाता है। उसी दिन कमल के पिताजी दीनू और माताजी सविता वहाँ आते हैं। रीता किचन में काम कर रही होती है। तभी उसे छिपकली दिखाई देती है। हाँ, माँ जी बचाओ मुझे, यहाँ छिपकली है, माँ जी बचाओ। रीता की आवाज सुनकर सविता वहाँ आ जाती है और छिपकली को मारते हुए बोलती है, तुम भी ना बहू, कितना डरती हो छिपकली से। अरे ये लो, मार दिया इसको। ऐसा कहकर सविता छिपकली को मार देती है और मरी हुई छिपकली को घर के पीछे फेंक देती है। शाम को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। रात में रीता को सपना आता है कि वही छिपकली उसे खा रही है। रीता घबराकर उठ जाती है। ये कैसा सपना है? ये आजकल छिपकली मुझे हर जगह क्यों दिख रही है? ऐसा कैसा डरावना सपना है ये? तभी उसकी नजर सोते हुए कमल पर पड़ती है और वो गुस्से में बोलती है, पत्नी को इतने भयानक सपने आ रहे हैं और इस आदमी को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। जरा भी चिंता नहीं है इस आदमी को मेरी। हाँ। तभी उसकी आंख खुल जाती है और बेड पर बैठी रीता दिखती है। रीता गुस्से में बोलती है, कोई भूकंप नहीं है यहाँ, मुझे इतने भयानक सपने आ रहे हैं और तुम ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हो। फिर रीता कमल को सपने की बात बताती है, जिसे सुनकर कमल बोलता है, यार रीता, तुम भी कितनी डरपोक हो। चुपचाप सो जाओ, हो जाता है कभी कभी, आ जाते हैं ऐसे सपने। फिर रीता और कमल दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब रीता किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे वही छिपकली दिखती है, जिसे देखकर रीता डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। रीता की चीख सुनकर सविता भी आ जाती है। सविता की बात सुनकर रीता बोलती है, माँ जी, मैंने अभी अभी वही छिपकली देखी जो आपने कल मारी थी, वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। रीता की बात सुनकर सविता हंसने लगती है और बोलती है, तुम भी बहू, अरे सारी छिपकली देखने में एक जैसी ही लगती हैं। खैर छोड़ो और बताओ, कहाँ से छिपकली आ रही थी? रीता दीवार की तरफ इशारा करती है, लेकिन वहाँ कोई छिपकली नहीं होती। छिपकली वहाँ से जा चुकी होती है। कहाँ है छिपकली बेटी? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रही हो छिपकली से। अरे कुछ नहीं होता, तुम इतना मत डरा करो। ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। रात में रीता छत पर अकेले घूम रही होती है। तभी वहाँ एक छिपकली आती है। इससे पहले रीता कुछ समझ पाती, छिपकली का आकार बढ़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये छिपकली ऐसे क्यों बढ़ रही है? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। थोड़ी ही देर में छिपकली का आकार रीता से भी बड़ा हो जाता है और वो रीता के पास आकर बोलती है, क्या हुआ रीता, डर गई? लेकिन तुम्हें डरना नहीं, मरना होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कहकर छिपकली वहाँ से चली जाती है। रीता भी डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने कमरे में कमल के साथ होती है। कमल रीता से बोलता है, क्या हुआ सविता, तुम बेहोश क्यों हो गई थी और तुम बहुत डरी हुई लग रही हो? रीता कमल को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कमल चुप हो जाता है और अगले दिन रीता को डॉक्टर के पास ले जाता है। रीता डॉक्टर को भी सब बात बताती है, जिसे सुनकर डॉक्टर बोलता है, आप दोनों चिंता मत करो, कई बार ज्यादा काम करने या कमजोरी से ऐसा हो जाता है। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, आप खा लो, सब ठीक हो। ऐसा कहकर डॉक्टर रीता को दवाई दे देता है। रीता और कमल वापस घर आ जाते हैं। रीता कमल से कहती है, कमल, मैं ये दवाएं नहीं खाऊंगी, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, समझे तुम? ऐसा कहकर रीता वहाँ से चली जाती है। रात में रीता जब सो रही होती है, तभी वही बड़ी छिपकली उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, उठो रीता उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, उठो। रीता उठकर बैठ जाती है। छिपकली
रीता के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ रीता, तुम डरती बहुत हो। अरे सिर्फ मरना ही तो है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी मौत दूंगी। रीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रीता की आवाज सुनकर कमल उठ जाता है और दीनू और सविता भी वहाँ आ जाते हैं। रीता रोते रोते सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर दीनू कहता है, मुझे तो ये सब कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है, क्यों ना किसी तांत्रिक को दिखाया जाए। पिताजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, हमने कल डॉक्टर को दिखाया था, उसने दवाएं दी हैं खाने के लिए। सविता बोलती है, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, अरे कोई भूत प्रेत नहीं होता, रीता बेटी को कोई और दिक्कत है। कमल की बात सुनकर दीनू और सविता भी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन सविता बाथरूम में नहा रही होती है और रीता घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसकी एक नजर बड़ी पूंछ जैसी चीज पर पड़ती है, जो बाथरूम के दरवाजे के नीचे से बाहर आ रही होती है। रीता घबरा जाती है, ये तो छिपकली की पूंछ है, लेकिन ये बाथरूम में से कैसे आ रही है? वह तो माँ जी ना आ रही है। रीता डरते डरते सविता को आवाज लगाती है, माँ जी, आप ठीक तो है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाथरूम के अंदर से सविता की आवाज आती है और वो बोलती है, अरे बहू, मैं ठीक हूँ, नहा कर बस बाहर ही आ रही हूँ, फिर मिलकर खाना बनाते हैं, तुम जाओ अपना काम कर लो। लेकिन रीता वहीं बाथरूम के पास खड़ी रहती है। जैसे ही सविता बाथरूम से निकलती है, वो छिपकली की पूंछ भी गायब हो जाती है। अरे बहू, तुम गई नहीं? अब तक डर लग रहा है क्या तुम्हें? सविता की बात सुनकर रीता बोलती है, अरे नहीं माँ जी, डर कैसा, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। फिर रीता और सविता वहाँ से चले जाते हैं। रीता दीनू के पास जाती है और उन्हें बाथरूम में हुई बात के बारे में बताती है। रीता की बात सुनकर दीनू कहता है, मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। मैं अभी जाता हूँ और किसी तांत्रिक बाबा को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर दीनू तांत्रिक को लेकर वापस आ जाता है। जब तक शाम भी हो जाती है, तांत्रिक को देखकर कमल बोलता है, पिताजी, मेरे मना करने पर भी आप तांत्रिक को घर पर ले आए। अरे आप भी कितना वहमी हो। दीनू जी, इस घर पर चुड़ैल का साया है और वो अभी हम सब के बीच में मौजूद है। अगर जल्दी ही कुछ ना किया तो वो इस घर के हर आदमी को मार डालेगी। चुड़ैल? और वो भी हमारे बीच? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ गलत फहमी हो रही है बाबा। दीनू की बात सुनकर तांत्रिक अपने हाथ से भभूत निकालता है और हवा में उछाल देता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है, सविता छिपकली बनने लगती है। उधर सविता छिपकली बन जाती है और बोलती है, सही कह रहा है ये तांत्रिक, मैंने उस सविता की बच्ची को मार डाला और उसका रूप बदलकर घर में घूम रही हूँ, लेकिन अब मैं सबको मार डालूंगी। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल, अभी मैं जिंदा हूँ, समझी? ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर अपने त्रिशूल से वार करते हैं। ये तूने क्या किया? हे भगवान, शंकर का त्रिशूल है, इससे तूने मुझ पर वार किया, अब मैं नहीं बचूंगी। लेकिन मैंने सविता को मार डाला, क्योंकि जब सविता ने मुझे मारा था तब मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन फिर मैं रीता को और बाद में इस कमल को भी मार डालना चाहती थी, ताकि सविता का वंश भी आगे ना बढ़ सके। लेकिन तांत्रिक, तूने सब खत्म कर दिया, इस त्रिशूल के वार से मैं बच नहीं पाऊंगी। थोड़ी ही देर में छिपकली चुड़ैल बुरी तरह जल जाती। एक बार की बात है, एक गांव में रवि नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। यूं तो रवि बहुत खुशमिजाज था, लेकिन रक्षाबंधन या भाई दूज आते ही वो उदास हो जाता था। वो अपने पिता रमेश और माता शन्नू से कहता है, माँ, ये भाई दूज हर साल क्यों आ जाता है? इस बार भी भाई दूज आएगा और सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। बड़ा ही मनहूस त्योहार है ये तो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शन्नू रवि की बात सुनकर रवि को कहती है, अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये त्योहार तो भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है, ऐसा मत बोलो। शन्नू की बात सुनकर रवि रोते हुए बोलता है, माँ, लेकिन जब ये त्योहार आएगा
मेरे सभी दोस्त उनकी बहनों से टीका लगवाएंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। काश मेरी भी बहन होती। ऐसा कहकर रवि वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी ये बातें उनकी छत पर बैठी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अपनी दो सहेली काली और बौनी चुड़ैल को सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर बौनी चुड़ैल बोलती है, तू भी ना मोटी चुड़ैल कैसी बातें करती है। अरे तुझे तो हमने खाने का इंतजाम करने के लिए भेजा था और तू भाई बहन की कहानी लेकर आ गई। अब हम ये कहानी खाएं क्या? बौनी चुड़ैल की बात सुनकर मोटी चुड़ैल बोलती है, बौनी बहन तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा जब वो बच्चा रो रहा था। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मोटी के समझाने पर काली और बौनी चुड़ैल रवि के पास जाने और उसकी मदद को तैयार हो जाती हैं। रवि अपने घर के बाहर उदास बैठा होता है। तभी मोटी चुड़ैल उसके पास जाती है और चुड़ैल को देखकर रवि बोलता है, चुड़ैल दीदी, आप यहाँ कैसे? मैंने तो कोई भी शरारत नहीं की। हा, तुम तो सचमुच बहुत प्यारे हो रवि। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है ना तुम्हारे जैसा प्यारा सा। मोटी चुड़ैल की बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और बोलता है, आपने मुझे भाई कहा? क्या सचमुच आप मेरी बहन बनोगे और मुझे टीका लगाओगी और राखी पे राखी बांधोगी? तभी वहाँ बौनी और काली चुड़ैल भी आ जाती हैं और वो दोनों भी रवि से कहती हैं, सिर्फ मोटी ही नहीं बल्कि मैं और काली चुड़ैल भी तुम्हारे साथ भाई दूज मनाएंगी। अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जैसी बहनें तो किसी के पास भी नहीं है। मेरी 3 चुड़ैल बहनें होंगी। मजा ही आ जाएगा। रवि की हंसी की आवाजें सुनकर रमेश और शन्नु भी बाहर आ जाते हैं और 3 चुड़ैलों को देखकर घबरा जाते हैं। शन्नु चिल्लाते हुए बोलती है, अरे रवि बेटा, इन तीनों के पास से दूर हट। अरे ये चुड़ैलें हैं, तुझे मार डालेंगी। तो यहाँ मेरे पास। नहीं नहीं माँ, तुम चिल्लाओ और डरो मत। ये मुझे नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि मेरे साथ भाई दूज मनाने आई है और मुझे अपना भाई मानती है। रवि की बात सुनकर रमेश गुस्से में बोलता है, रवि, तूने एक बार और फालतू की बात की तो जोर से लगाऊंगा। भला कहीं इंसान और चुड़ैलों में कोई रिश्ता हो सकता है? चल यहाँ से। ऐसा कहकर रमेश और शन्नु रवि को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रवि को घर के अंदर छोड़ने के बाद रमेश चुड़ैलों के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल जी, रवि मेरा इकलौता बच्चा है। आप तीनों उसका पीछा छोड़ दो। अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप मेरी जान ले लो, लेकिन उसे कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। ये देखकर तीनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं। काली चुड़ैल बोलती है, अरे यार, आज तो बहुत ही इज्जतदार बेइज्जती हो गई हमारी। हम तो उस बच्चे को खुश करने गए थे, उसके परिवार वालों ने तो हमें धो डाला। काली चुड़ैल की बात सुनकर बौनी चुड़ैल बोलती है, सही कह रही हूँ बहन, इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी नहीं हुई जब हम जिंदा थे। ऐसा लगता है हम चुड़ैलों को कोई कुछ समझता ही नहीं है। सही कह रही हो बौनी बहन, हमें कोई कुछ नहीं समझता। वैसे अगर ये मोटी चुड़ैल ना होती तो मैं इन तीनों को तो यहीं खा जाती। आखिर हम चुड़ैलों की भी कोई इज्जत है। उन तीनों को यूं बोलता देख मोटी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अब तुम चुप करोगी, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगी। अरे उस बच्चे की तरफ देखो, कितना मासूम और प्यारा है, और उसके माँ बाप तो चिंता करेंगे ही ना। वैसे भी हम चुड़ैलों की इज्जत कितनी है लोगों के बीच में। मोटी चुड़ैल को यूं गुस्से में देखकर काली और बौनी चुड़ैलें भी चुप हो जाती हैं। अगली सुबह रवि स्कूल चला जाता है। दोपहर में शन्नु रमेश को फोन करती है और बोलती है, रमेश, रवि अभी तक स्कूल से नहीं आया, इसकी स्कूल बस भी आ। शन्नु को यूं घबराया देख रमेश भी घबरा जाता है और शन्नु से कहता है, शन्नु, तुम चिंता मत करो, मैं अभी स्कूल में जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर रमेश स्कूल चला जाता है, लेकिन रवि स्कूल में नहीं होता। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी रवि रमेश को नहीं मिलता। रमेश उदास होकर घर पहुंचता है। शन्नु उसका इंतजार कर रही होती है। रमेश, कहाँ है रवि? तुम्हें मिला क्या? बोलो ना कुछ। नहीं मिला शन्नु, अपना रवि
सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता चला। पता नहीं कहाँ चला गया। ये जरूर उन चुड़ैलों का ही काम है। उन चुड़ैलों ने ही मेरे रवि को चुराया है। मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर शन्नो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक पत्थर उनकी खिड़की से आकर उनके पास गिरता है। पत्थर में एक चिट्ठी लिपटी होती है। रमेश चिट्ठी को पढ़कर शन्नो से बोलता है, शन्नो, हमारे रवि को कुछ गुंडों ने उठा लिया है और वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और कह रहे हैं अगर हमने ये पैसे उन्हें नहीं दिए तो वो रवि को मार डालेंगे। 10 लाख? लेकिन इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। नहीं नहीं शन्नो, उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर हमने पुलिस से कुछ कहा तो वो रवि की गर्दन काट डालेंगे और मार देंगे। रमेश और शन्नो परेशान हो जाते हैं और घर के बाहर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ काली, मोटी और बौनी चुड़ैलें आती हैं और रमेश और शन्नो से बोलती हैं, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए, हम तीनों यहाँ से जा रही थीं। आप सही कह रहे थे, चुड़ैल और इंसानों की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। बस हम आखिरी बार एक बार रवि को देखना चाहती हैं। रवि का नाम सुनते ही रमेश और शन्नो दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। ये देखकर बौनी चुड़ैल उन दोनों से कहती है, अरे क्या हुआ, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? अगर आप दोनों को कोई परेशानी है तो हम तीनों रवि से बिना मिले ही यहाँ से चले जाएंगे। बौनी चुड़ैल की बात सुनकर रमेश ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर मोटी चुड़ैल को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, इन दुष्टों की इतनी हिम्मत, एक बच्चे को अगवा करे। हम तीनों इन दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी, आप दोनों चिंता मत करो। ऐसा कहकर मोटी और दोनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं और ऊपर आसमान में उड़ते हुए रवि को ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें दूर जंगल में रोशनी दिखती है। तीनों चुड़ैलें रवि की तलाश में रोशनी की तरफ चल पड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है रवि यहीं पर है। इतने घने जंगल में गुंडों और हमारे अलावा कौन आएगा? ऐसा कहकर तीनों चुड़ैलें रोशनी वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। वहाँ रवि जमीन पर लेटा होता है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। उसके आसपास 4-5 गुंडे बैठे होते हैं। ये देख मोटी चुड़ैल उनके पास जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुमने बच्चे को अगवा किया, आज तुम सबकी खैर नहीं। चुड़ैलों को देखकर गुंडे घबरा जाते हैं, लेकिन भीमा नाम का गुंडा चुड़ैलों से बोलता है, तुम चुड़ैलों ने अभी हमारी हिम्मत कहाँ देखी है? तुम तीनों फूट लो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें फिर से मार डालूंगा। भीमा की बात सुनकर चुड़ैलों को गुस्सा आ जाता है और वो बारी बारी से भीमा के चारों साथियों को मार डालती हैं। ये देखकर भीमा भी डर जाता है और चुड़ैलों से बोलता है, मुझे माफ कर दो, आप इस बच्चे को ले जाओ, मेरी जान मत लो, मैं जिंदगी में कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। बुरा काम तो तू तब करेगा जब जिंदा रहेगा ना। ऐसा कहकर बौनी चुड़ैल भीमा को मार डालती है। फिर तीनों चुड़ैलें रवि को लेकर रमेश और शन्नो के पास पहुंचती हैं। रवि को सुरक्षित देख रमेश और शन्नो खुश हो जाते हैं। रमेश चुड़ैलों के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, आप तीनों तो मेरे परिवार के लिए जैसे भगवान बनकर आई हो। अगर आप तीनों नहीं होती तो रवि की जान कोई भी नहीं बचा पाता। मैंने जो कुछ भी आपको भला बुरा कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। मोटी चुड़ैल रमेश को उठाते हुए बोलती है, अरे ये तो हम तीनों का फर्ज था। वैसे भी रवि में हमें हमारा छोटा भाई जैसा दिखता है, इसीलिए हम उसके साथ भाई दूज मनाना चाहती हैं ताकि कुछ समय उसके साथ बिता सके। उन दोनों की बात सुनकर शन्नो बोलती है, आज से तुम तीनों हमारा परिवार हो और रवि आप तीनों का भाई। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज भाई दूज है, तुम अभी इसके साथ भाई दूज मनाओ। फिर तीनों चुड़ैलें रवि को टीका लगा के अपना भाई बना लेती हैं।